भी राजाओं को एक चीज मिलती थी, प्रिवी पर्स। क्या मिलते थे? फिर आई इंदिरा गांधी। कौन आई? और इंदिरा गांधी ने आकर कि मित्रों, मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। ये डायलॉग पहली बार इंदिरा गांधी का है, मोदी जी ने बहुत बाद में दिया। ये डायलॉग पहले किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी का डायलॉग है कि मैं तुम्हारे खातों में रुपए भेजूंगी सबके। तो लोग उनका, मैडम कैसे रुपए भेजोगे? कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके रुपए छीन छीन के तुम्हें दे दी जाएगा। तुम्हारी बैंकिंग शुरू होगी, इकोनॉमिक बैंकिंग होगी, एक बड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया था? ये क्या है? लोगों ने कहा कैसे भेजोगे? कि देखो अभी पीएनबी वाले को बुलाया कि पीएनबी वाला इधर आ रहा है। पीएनबी वाला आया, कहा ये 200 करोड़ रुपए पकड़, घर जा, आज से तेरा बैंक हमारा है। तेरा प्राइवेट बैंक था, अब से क्या है ये गवर्नमेंट। उसने कहा मैडम पर मेरे इसमें 500 करोड़ रुपए लगेंगे। थप्पड़ मारूंगी मैं, लगे में 500 करोड़। 200 करोड़ उठा, भाग यहां से। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। ये क्या है? प्राइवेट बैंक सारी क्या बना दी गई? सरकारी। सरकारी मतलब जनता की। तो कहा देख लो तुम्हारे खाते में आ गए रुपए, ये अंदर पड़े सेफ है तुम्हारे। तो 14 बड़े बैंकों का इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? 6 फिर कर गई थी। 1980 में 6 वापस कर दी थी इंदिरा गांधी ने। तो ये कहा कि देख लो तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी ने और कहा कि और बताओ कौन कौन है रुपए वाले? कहा साहब राजा महाराजाओं को क्या मिलती है? पेंशन। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजा महाराजाओं की पेंशन समाप्त कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कब लाया गया? 1971। दो चीजें कि पद समाप्त कर दिए 56 में, पेंशन समाप्त कर दी 71 में। क्या समाप्त कर दी गई? पेंशन। पद समाप्त किए तब तो राजा इतना कुछ नहीं बोले। 71 में जब पेंशन समाप्त की ना, तो राजाओं ने कहा कि भारत सरकार ये नहीं चलेगा। जयपुर के राजा ने कहा कि भाई एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस स्टेडियम मेरे हैं, मैंने राजस्थान सरकार को यूं ही दे दिया कि रख लो। जोधपुर के राजा ने कहा कि हाईकोर्ट वाली बिल्डिंग है ना जिसमें राजस्थान का हाईकोर्ट चलता है, वो मेरी है। राइट टू प्रॉपर्टी है भारत के संविधान में, तो ये प्रॉपर्टी सारी मेरी है, लेकिन मैंने भारत सरकार को दे दी, रख लो यार, तुम रख लो, मैं क्या करूंगा, इतने बढ़ेगा, अब मुझे वापस दो। तो खूब सारे राजाओं ने मुकदमे कर दिए भारत सरकार पे कि भारत सरकार हमारी संपत्ति खा गई, और कई मुकदमे राजाओं के पक्ष में आ गए। इसलिए अब राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट खाली करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार नई बिल्डिंग बना ली। जोधपुर राजा ने मुकदमा जीत लिया हो, हाईकोर्ट की बिल्डिंग अब मेरी है। राजस्थान सरकार अपने डेरे डंडू उठाए यहां से और कहीं जाए। आप क्या करोगे इस बिल्डिंग आगे? मैं भले गोरों को बिठा के चाय पिलाऊं, अंग्रेजों को बुलाऊंगा और यहां चाय पिलाऊंगा बिठा, लेकिन तुम्हें तो ये बिल्डिंग नहीं दो। ये सारे काम इस प्रीवी पर्स के बाद, जब ये प्रीवी पर्स बंद किए गए थे तब ये सारे काम हुए थे। कहते हैं कि जब राजाओं को प्रीवी पर्स देने की बात आई थी तो संविधान सभा में भी कई लोगों ने कहा था भाई किस बात की पेंशन, क्यों पेंशन, कोई पेंशन नहीं देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि राजाओं को प्रीवी पर्स नहीं दिए गए तो मैं संविधान सभा छोड़ दूंगा। इन राजाओं से मैंने बातचीत की है, ये राजा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये अपने पूरी प्रॉपर्टी अपने को दे रहे हैं, पूरा खजाना अपने को दे रहे हैं, पूरे हथियार दे रहे हैं, पूरी सेना दे रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स दे रहे हैं, तो बदले में इतना तो मिलना ही चाहिए, और ये मैं इनको दूंगा। तो तब वल्लभ भाई पटेल लग लुगा के इनको दिला गए थे। लेकिन बाद में जैसे ही राजाओं का प्रभाव कम हुआ, लोकतंत्र जैसे मजबूत हुआ, इंदिरा गांधी और मजबूत प्रधानमंत्री, उसने एक ही झटके में सारे प्रीवी पर्स क्या कर दिए। लेकिन बाद में भारत सरकार के इनके बीच में रोला रप्पा थोड़ा बहुत हो ही गया था इनका। वैसे इसमें मुझे एक बंदा बड़ी जोरदार लगता है, सवाई मानसिंह सेकंड राजस्थान के क्या बनाए गए? राजप्रमुख बना दिए गए। सवाई मानसिंह सेकंड की डेथ हो जाती है 1970। कब हो गई? तो 70 में नए राजा बनाए गए जयपुर के अंदर, भवानी सिंह। कौन बनाए गए? भवानी सिंह। सवाई मानसिंह सेकंड के बेटे हैं भवानी सिंह, वो क्या बनाए गए? राजा। अच्छा, ये जब तक प्रीव्यू पर समाप्त नहीं किए थे ना 1971, तो राजा भारत सरकार बनाती थी। राजा कौन बनाती? भाई 70 में सवाई मानसिंह मर गए, तो अब जयपुर में राजा कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करे? तो भारत सरकार, क्योंकि पेंशन तो देनी पड़ेगी। तो किसको देनी? एक आदमी को देनी पड़ेगी। यूं तो राजा के बेटे तो 4 है, चारों को दे, हम है, पेंशन किसको दे? तो भारत सरकार तय करती भाई एक कौन है। तो भारत सरकार ने कहा भाई जयपुर के राजा हम किसको मानते हैं? भवानी सिंह। इसका मतलब प्रीव्यू पर्स किसको मिलेंगे? अब भवानी सिंह वाला जीवन और बड़ा जबरदस्त है। भवानी सिंह जब देश में राजतंत्र था, जब जयपुर के राजा उनके पिताजी हुआ करते, तब भवानी सिंह पढ़ने के लिए गए हुए थे इंग्लैंड। पढ़ने के लिए कहां गए हुए? राजा महाराजा सब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते, हमने पढ़ा था। भवानी सिंह जब इंग्लैंड से पढ़ के आए तब पता चला देश में लोकतंत्र, और उनके पिताजी अब राजा नहीं। तो वापस आते कि भाई क्या करें? तो उन्होंने कहा मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूंगा।
क्यों करोगे भाई इंडियन आर्मी ज्वाइन? तुम्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है? तुम राजकुमार हो, अगले राजा बनोगे, घर पे बैठो मजे करो यार, खूब सारे पैसे तुम्हारे पास, सरकार पेंशन दे ही रही। उसने कहा नहीं, पहले राजा और राजकुमार का काम क्या होता था? लड़ना। जयपुर का राजा पहले जयपुर के लिए लड़ता, जयपुर का राजकुमार पहले जयपुर के लिए लड़ता, क्योंकि देश कौन सा था? जयपुर। अब देश क्या हो गया? भारत, तो भारत के लिए लड़ ले। पहले भवानी सिंह ने क्या ज्वाइन कर ली? इंडियन आर्मी। और वो वैसे कि इंडियन आर्मी ज्वाइन की तो सैलरी नहीं लेनी, कि सैलरी किस बात की? देश के लिए लड़ने के लिए सैलरी थोड़ी होती। पहले जब हम जयपुर के लिए लड़ते तब कौन सी सैलरी लिया करते थे? अपने यूं ही कर ले। इंडियन आर्मी में मेजर बने, वो लेफ्टिनेंट कैप्टन, बाद में क्या बने? मेजर। मैंने दिन पहले ही बात बताई थी कि 71 वाला जो वॉर है उसमें उनकी जैसलमेर में पोस्टिंग थी। भवानी सिंह जी की पोस्टिंग कहां थी? 71 वाले वॉर में उनकी पोस्टिंग यहां पर की गई। आप ये भी देखिए 71 में एक तरफ एक प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव आके कहा जाता है कि भाई राजाओं के प्रीव्यू पर समाप्त किए जाते हैं। जयपुर के राजा कौन है? भवानी सिंह, तो उनके प्रीव्यू पर क्या कर दिए गए? समाप्त। दूसरी तरफ उसी बंदे को ऑर्डर आता है कि चूंकि तुम मेजर भी हो इसलिए जैसलमेर लड़ने के लिए जाओ। वो भारत सरकार जो कह रही है तुम्हें आज के बाद पेंशन नहीं दी जाएगी, वही भारत सरकार कह रही है तुम लड़ने के लिए कहां जाओ? उस आदमी ने कहा कोई नहीं, देश का संविधान जैसा कहता है वैसा सब करना ही पड़ेगा। तो भवानी सिंह जी लड़ने के लिए कहां चले गए? मैंने दिन बात बताई थी शायद ये पहले कि पाकिस्तान ने 71 वाले वॉर में 3 फ्रंट खोलने की बात थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 3 तरफ से हमला करेगा। बंगाल में लड़ाई चल रही है क्योंकि बांग्लादेश को आजाद करवाना, पंजाब और जैसलमेर, 3 ही बाउंड्री लगती है अपने पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बंगाल बॉर्डर खोला था, उसने पंजाब वाला फ्रंट खोला था, लेकिन जैसलमेर वाला फ्रंट उसने खोला ही नहीं, इधर से आया ही नहीं। तो भवानी सिंह जी यहां बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, तो भवानी सिंह जी ने खोल दिया फ्रंट। भवानी सिंह जी पाकिस्तान घुस गए थे और भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पूरे जिले पे कब्जा किया था, छाछरो। छाछरो, छाछरो नाम करके पाकिस्तान का इधर जिला था अपनी साइड के अंदर, इस पूरे जिले पे कब्जा ही कर लिया। और ये कब्जा भारत सरकार ने 6 महीने रखा है। 6 महीने तक पाकिस्तान का छाछरो अपने पास में था। भारत सरकार का कलेक्टर बैठता, अपने यहाँ के कलेक्टर बैठा करते, कैलाशदान उज्जवल, कैलाशदान उज्जवल थे, वो वहां कलेक्टर थे छाछरो के। 72 में शिमला समझौता होता है, 71 में युद्ध हुआ, 72 के अंदर क्या होता है? शिमला समझौता। शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जब टेबल टॉक हुई शिमला के अंदर, तो वहां जुल्फिकार अली भुट्टो रहा। उसने कहा मैडम छाछरो ले गए हमारा, हमने इधर से तो हमला ही नहीं किया था, यूं ही कब्जा कर गए। किसने कब्जा कर लिया? अरे वो तुम्हारा भवानी सिंह आ गया था। उसने कहा बेटे बेटे क्या करें, कुछ तो कर ही लेते हैं, इधर कब्जे कर लिए थे इन लोगों ने। तो ये यहां पर लाहौर के आसपास तक पहुंचे थे, ये लाहौर के आसपास तक कब्जे किए थे। कि मुझे बहुत अच्छा फोटो लगता है जिसमें एक जीप खड़ी है, आर्मी की जीप है, 2-3 जवान वहां खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, पीछे एक पुलिस थाना दिखाई दे रहा है, पुलिस थाने पे कुछ नाम लिखा, किसी गांव का नाम पुलिस थाना, पास में एक बोर्ड लगा, उस बोर्ड पे लिखा लाहौर 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। तो कई जगह इंडियन आर्मी अंदर तक घुस गई थी, उधर घुसी थी, इधर छाछरों की तरफ घुस गई थी, अपने छाछरों पे तो कब्जा कर लिया, छाछरों तो अपने पास ही आ गया था। 6 महीने बाद शिमला समझौते में उन्होंने छाछरों वापस दिया। तो 6 महीने बाद जब शिमला समझौते में छाछरों वापस दिया गया तो कहा भाई आप छाछरों खाली करो। तो खाली करके अपने कर्मचारी आए तो नेम प्लेट उतार के लेके आए, तो लिखा था ना कलेक्टर कैलाशदान उज्जवल, जिला छाछरों, भारत सरकार। वो अभी भी अपने वॉर म्यूजियम में जैसलमेर में रखी हुई है ताकि याद रहे कि हमने 71 में पाकिस्तान के कौन से जिले पे कब्जा कर लिया। इसलिए शिमला समझौते के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि 71 में युद्ध में जो प्राप्त किया था 72 में टेबल पर हार गए। 71 में जो हमने युद्ध में हासिल किया था 72 में टेबल पर हम, तो अक्सर कहा जाता है कि भारत टेबल पर अच्छा नहीं है, बातचीत करने में अपने इतने तेज नहीं पड़ते। और बातचीत करने में जुल्फिकार अली भुट्टो पैर वेर पकड़ पकड़ के इंदिरा गांधी कर ले गया। भाई अंदर अकेले कमरे में पैर पकड़ने में क्या जाता है? तो वो अपनी बेटी को और लेके आया था। बेनजीर भुट्टो तो बहुत यंग सी लड़की थी, बेनजीर भुट्टो को लेके आ रहे, उसने कहा आंटी ऐसे मत करो, मर जाएंगे उधर, ये तो हमारा वापस दे दो, तो वो वापस ले वाला गए। अच्छा, भवानी सिंह को बाद में पूछा गया कि भाई आप बिना कहीं इधर क्यों घुस गए? भाई आर्मी का ऑर्डर ऊपर से तो था ही नहीं, तो उन्होंने कहा यूं ही मतलब क्या करते हैं। तो भवानी सिंह को लगा, भारत सरकार को लगा कि भाई आज भवानी सिंह ने बैठे बैठे अपनी सेना को कह दिया कि इधर घुस जाओ, कभी आदमी कह दिया कि दिल्ली की तरफ चलो, प्रधानमंत्री को हटा के प्रधानमंत्री बनेंगे तो लफड़ा हो सकता है। इसलिए भवानी सिंह जी कहा कि अब आप जयपुर वापस ही चले जाओ, रिटायरमेंट लो अपने। तो भवानी सिंह जी को रिटायर करके भेजा, महावीर चक्र दिया। इस युद्ध के अंदर क्या मिला उनको? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र ऐसे होते, तो महावीर चक्र देके उनको भेज दिया। महावीर चक्र भवानी सिंह जी बोलते हैं उनको। 75 में आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने। आपातकाल जानते हो? आपातकाल में भवानी सिंह जी गिरफ्तार कर लिए गए।
भवानी सिंह क्या कर लिया, लफड़ा यह था कि जयपुर की महारानी हुआ करते, भवानी सिंह जी की वो स्वतली माँ हुआ करते गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस के सामने एक पार्टी बन गई थी स्वतंत्र पार्टी, उसे चुनाव लड़ा करते थे। और इंदिरा गांधी ने जितने विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में बंद किया था, तो उन्होंने गिरफ्तार किया गायत्री देवी को। गायत्री देवी गिरफ्तार किया तो साथ में राजा को गिरफ्तार कर लिया और राजा गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। जब भवानी सिंह जी को जेल में डाला तो दो तरफ से इसकी रिएक्शन हुई। एक तो इंडियन आर्मी ने रिएक्शन की और इंडियन आर्मी ने भारत की सरकार को कहा कि आप हमारे रेस्पेक्टेड ऑफिसर को जो महावीर चक्र विजेता है जेल में नहीं डाल सकते, और यदि भारत सरकार भवानी सिंह जी को बाहर नहीं निकालती हम हड़ताल पे आएंगे। तो भारत सरकार धुजीर, भारत सरकार को लगा कि आर्मी हड़ताल पर आ गई तो पाकिस्तान कल शाम को पटियाला करेगा नाश्ता। तो आर्मी की बदौलत तो अपने बैठे हैं, मैं कहता हूं आज अपने हंस रहे, इसका कारण ये है कि अपना कोई ना कोई भाई उधर खड़ा है ना, वरना पाकिस्तान तो ताक में बैठा है कि नाश्ता करेंगे पटियाला में, खाना खाएंगे दिल्ली में। उनका तो प्लान लंबा है इस मामले के अंदर, तो वो वहां पर इसलिए सेफ है। तो उन्होंने कहा ये मैडम ये किया जाए। एक तो यहां से बहुत बड़ा दबाव था इंदिरा गांधी पे। एक लंदन से एक फोन आया और उन्होंने कहा, लंदन से फोन किया और उस बंदे ने कहा मैडम जब राजाओं को भारत में मिलाया गया था ना, तब राजाओं को हमने एक आश्वासन दिया था, एश्योर किया था कि भारत में और कुछ मिले ना मिले इज्जत मिलेगी। और भारत सरकार दे ना दे, प्रीव्यू पर पेंशन बहुत दूर की बात है, इज्जत पूरी मिलेगी। भारत सरकार तुम्हें किसी भी प्रकार से बेइज्जत नहीं। और आप राजा को सरेआम जेल में डाल गए बिना किसी अपराध के। तो भारत सरकार ने बाद में रिहा किया भवानी सिंह जी को, वरना आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जिनको जेल में डाला था वो 2-3 साल बाद में रिहा हुए थे। भवानी सिंह जी को फटाफट रिहा कर दिया था। लंदन से वो फोन करने वाला आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन। वो बंदा कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उस घटना के उस फोन के थोड़े दिन बाद में एक बम विस्फोट में मर जाता है। बम विस्फोट के अंदर वो अपने एक फार्म हाउस था, वहां पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था और वहां बम विस्फोट कर गए थे आतंकवादी, उसके अंदर वो मर गया था। तब आयरिश आंदोलन वो चल रहे थे उनके उधर, तो उसमें वो काम आ गया था उधर माउंटबेटन। पर माउंटबेटन बेचारा काम आने का मतलब मरना होता है। काम आने का मतलब क्या होता है? युद्ध में लड़ते हुए मारा जाना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? काम आना। तो उधर काम ही आया बेचारा, और तो क्या हो। तो और वास्तव में सच्ची सच्ची बात यह है कि भारत की रियासतों का एकीकरण करने वाला एक ही आदमी है, लॉर्ड माउंटबेटन। एकीकरण करने वाला आदमी कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो वो सीधी सी है जी, आपकी मान डाकण कुणक है, तो हम बाद में सारा का सारा क्रेडिट वल्लभ भाई पटेल को दे देते हैं, बाकी उस आदमी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। एक दिन मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि यदि माउंटबेटन इतना ही बुरा था या माउंटबेटन ने कुछ ही नहीं किया, तो 47 में जब देश आजाद हो गया तो माउंटबेटन को हमने 1 साल तक गवर्नर बना के क्यों रखा? 48 तक माउंटबेटन यही था। दो देश बने, एक बना भारत, एक बना पाकिस्तान। राष्ट्रपति बनता नहीं था अपने यहाँ पे, क्या होते? गवर्नर जनरल। जब तक संविधान नहीं बना राष्ट्रपति नहीं होते थे। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, प्रधानमंत्री बनाया लियाकत अली। प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली। राष्ट्रपति कौन बने या गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। जिन अंग्रेजों को हम गालियां निकालते हैं कि खा गए, लूट गए, मार गए, बर्बाद कर गए, उसको 1 साल और रखा हमने, जबकि हम चाहते दूसरा आदमी को रवाना कर सकते थे। पर नेहरू जी ने इस बात को जानते थे कि राजाओं को यदि कोई राजी रखेगा आदमी, राजाओं का विलय करवाएगा, तो वो आदमी कौन है? और माउंटबेटन ने खूब मीटिंग्स ली, खूब मीटिंग ली, राजाओं को समझाया और उसने कहा इधर मैं हूं, मैं बैठा हूं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता, तुम तो साइन करो, मैं बातचीत करवाऊंगा भारत सरकार से, मैं बहुत सही से, तुम जो जैसा कहोगे वैसा वैसा तुम्हें करवा दिया जाएगा। इसलिए राजा फटाफट, क्योंकि राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अंग्रेजों की राजा बात माना करते थे, इसलिए माउंटबेटन की बातें मान के इधर साइन कर गए। तो भवानी सिंह जी को उधर से माउंटबेटन रिहा करवाता है। 71-72 के आसपास भवानी सिंह जी क्या हो गए? रिटायर हो गए। आपातकाल वाला किस्सा अलग है। 89 में भारत की सेना जाती है श्रीलंका में लड़ने के लिए। कहां जाती है? ये भी एक बड़ा जोरदार किस्सा है जो हम भारत के लोग जानते ही नहीं। श्रीलंका के अंदर 2 प्रकार के लोग रहते हैं। श्रीलंका में एक तो श्रीलंका के लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं सिंहली, बहुत बड़े आदमी हुए अपने। श्यामजी कृष्ण वर्मा वह व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट को विदेशों तक पहुंचाया था। कहां तक पहुंचाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने गुजराती थे, कई दिन यहां मेवाड़ में काम किया, गुजरात की कई रियासतों में काम किया, फिर यहां से चले गए लंदन। कहां चले गए? लंदन जाके इन्होंने वहां सोसाइटी बनाई, इंडियन होम रूल सोसाइटी। कौन सी बनाई? इंडिया को होम रूल दो। होम का मतलब घर, रूल मतलब शासन। इंडिया को घर में शासन करने के अधिकार दिए थे 1905 में। कब बनाई थी? कौन सी सोसाइटी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। और वहां इंडिया से जितने लड़के पढ़ने के लिए जाते, लंदन पढ़ने के लिए जाते खूब सारे, उनको अपने पास में बिठा के और समझाना शुरू किया
कि अपने को इंडिया के लिए क्या क्या काम करना है। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी वो पहली ऐसा संगठन रहा होगा, 1905 में बना, 6 और आ गया 1907। 1907 के अंदर इस सोसाइटी ने लंदन में बैठ के 57 की क्रांति की गोल्डन जुबली बनाई। 57 क्रांति क्या बनाई? कि कौन सी संगठन ने? इंडियन होम रूल सोसाइटी। जिसे बनाने वाले कौन थे? इस सोसाइटी के एक मेंबर थे जिन मेंबर ने बुक लिखी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक लिखी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक? भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम, 57 की क्रांति। 57 की क्रांति को पहली बार ये कहने वाले कि वो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम है, वो सोसाइटी कौन सी है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। उसके नेता कौन है? वो व्यक्ति जिसने बुक लिखी उनका नाम है वीर सावरकर। क्या नाम है? 1907 में लंदन में बैठ के ये सब बातें कहना बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा है इस बात पर, अंग्रेजों ने बुक बैन कर दी। अंग्रेजों ने क्या कर दी? वो बुक बैन कर दी कि भाई ये बुक भारत में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उस बुक को पढ़ने पे तो भारतीयों में भावना आती है कि हमने 57 में क्रांति की थी और 57 में अंग्रेजों को हम हराने के नजदीक पहुंच गए, ये हमारा आजादी का संघर्ष था। जब अंग्रेज कहते थे कि ना आजादी वाजादी नहीं थी, तो सैनिक विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी बताया था, इसलिए बुक भारत में क्या कर दी गई? बैन। लेकिन वो बुक भारत में 2 बार चोरी छुपे लाके बांटी गई। पहली बार उस बुक को चोरी छुपे लाके बांटने वाले व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। क्या नाम है? दूसरी बार उस बुक को चोरी छुपे लाके बांटने वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? तब मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि कोई आदमी भगत सिंह की डीपी लगा के सावरकर को गालियां निकाल देता है। किसका मतलब न तूने सावरकर को पढ़ा ना भगत सिंह को पढ़ा है। भगत सिंह उसकी बुक बांट रहे थे यहां पर कि साहब इस आदमी की बुक पढ़ोगे तो आजादी की भावना आएगी। सुभाष चंद्र बोस और उस समय उस आदमी की बुक बांट रहे थे कि यार इस आदमी की बुक को पढ़ा जाना चाहिए। अपने वास्तव में वैसे लोग हो गए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। खोड़लापंथी की तिगर वालों, किसी को कुछ भी गालियां निकलवानी वो अपने निकाल दें, जबकि हमने किसी को नहीं पढ़ा। हमने हमारे महापुरुषों की एक की बात नहीं मानी, हमने उन महापुरुषों की पूजा की, लेकिन महापुरुषों की बातों को तो मैं आगे वो कल्चर में पढ़ाता हूं तो हमेशा हंसता हूं कि भारत में पहला व्यक्ति जिसने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए वो भगवान बुद्ध है। पहले व्यक्ति जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था वो भगवान। अब अगला सेंटेंस सुनना, भारत का पहला व्यक्ति जिसकी खुद की मूर्ति बनाएगी वो भगवान बुद्ध है। उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई कि भगवान बुद्ध ऊपर बैठ के रोते होंगे भयंकर जार जार कि यार मैं मना करके आया था कि मूर्ति पूजा, यहां भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया का ओम बुद्ध देव गणे, बुद्ध की पूजा कर लो। हम मानने वाले लोग तो श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में लेके गए। फिर इसी संगठन की एक महिला हुआ करती मैडम भिखाजी कामा। क्या नाम था? जर्मनी का एक शहर पड़ता स्टुटगार्ट। जर्मनी का शहर कौन सा? स्टुटगार्ट शहर में भारत का झंडा फहराती है। उस 1907 में वहां इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, उसके अंदर भारत का झंडा फहरा के आई थी। तो विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली कोई महिला थी तो वो कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। वो कौन से संगठन से जुड़ी हुई? इंडियन होम रूल सोसाइटी। संगठन किसका? फिर इसी संगठन वालों ने एक दिन एक प्लान और बनाया, और प्लान बनाकर इंडिया में बहुत गलत गलत कानून बनते हैं आजकल। कौन बनाता है? तो ऐसा भारत मंत्री। इंग्लैंड की सरकार में भारत के मामले संभालने के लिए एक मंत्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? भारत मंत्री। क्या भारत मंत्री जो लंदन रहता है ना, ये यहां से कानून बना के दिल्ली भेजता है, दिल्ली वाले लागू कर देते हैं, और बहुत गलत गलत कानून है अपने। फिर किसी ने कहा ये नहीं बनाता, इसको सलाह देने वाला एक आदमी है, वो सलाह देता तब ये बनाता। कौन है इसका सलाहकार? क्या कर्जन वाइली। कौन था? कर्जन वाइली नाम करके भारत मंत्री का क्या था? सलाहकार। इसी संगठन का एक लड़का एक दिन गया, धड़ाम 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 गोलियां मारे, मदन लाल धिंगड़ा। क्या नाम था? इस संगठन ने 57 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई। इस संगठन ने पहली बार विदेश में भारत का झंडा फहराया। इसी संगठन का मदन लाल धिंगड़ा कर्जन वाइली को गोलियां मार देता लंदन के अंदर। ये संगठन बनाने वाले कौन थे? वो पूरी में हुआ क्या था कि मैं अभी बता रहा था कि भारत में 3 प्रकार की चीज थी, या तो नरम दल था, या गरम दल था, या कौन थे? क्रांतिकारी सारे गिरफ्तार कर लिए गए थे पहले चरण के। जो 1905 के आसपास इन लोगों ने बम बम फोड़ने शुरू किए थे। 1915 तक इनमें से ज्यादातर क्या हो गए? गिरफ्तार। तो पहले चरण वाले सारे क्रांतिकारी तो गिरफ्तार हो गए, या शहीद हो गए, या फांसी लगा दी गई, कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया इनके साथ। दोबारा क्रांतिकारी जागे, वापस जागे। दोबारा क्रांतिकारी जागते 1922 के बाद। कब जागते हैं भाई? 20 में गांधी जी आ गए, और गांधी जी ने कहा 1 साल मेरे को दो, मैं तुम्हें क्या दिलवा दूंगा? आजादी। और पूरी देश की जनता गांधी जी के साथ ही। नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी सारे किसके साथ में? गांधी जी। 1922 में 2.25 साल हो गए,
आजादी छोड़ो, आजादी नाम की चिड़िया ही नहीं थी। तो लोगों को समझ में आया कि गांधी जी वाले तरीकों से भी आजादी और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस और ले लिया। तो इन लोगों को, जो युवा थे, उनको वापस लगा कि तरीका एक ही है, बम। वापस बम और पिस्तौल की लड़ाई लड़ी जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तो ही अंग्रेज अपने देश से बाहर जाएंगे, वरना अंग्रेज देश से बाहर। पर वही समस्या, क्रांति के लिए धन की आवश्यकता है। गांधी जी को आंदोलन के लिए बजाज चंदा दे देते हैं, अपने को चंदा कहां से मिले, अपने को चंदा कौन दे, और अपने जाके हम किसी गोली मारेंगे, फिर तो पक्का ही चंदा नहीं मिले। तो इन्होंने कहा कि काकोरी लखनऊ के पास एक स्टेशन है। कहां पर स्टेशन है? का यहां से एक ट्रेन निकलती है, वो इस काकोरी वाले स्टेशन पे थोड़ी धीमे होती है, और उस ट्रेन में सरकार का खजाना है, अपने उसको लूट लेते हैं। इसलिए क्रांतिकारियों ने वो ट्रेन लूट ली। हालांकि धन तो इनको कोई भयंकर मिला नहीं, रुपए मिले 1850। गलत सूचना मिली होगी यार, लूट गए। पर उसके अंदर 4 लोगों को फांसी हुई थी। कितने लोगों को फांसी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, क्या नाम? सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का। रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ट्रिपल आर। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। क्या क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र, ट्रिपल आर 3। तो ये एक चौथे आदमी थे अशफाकुल्ला खान। चौथे आदमी कौन थे? अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान शुरुआत में पकड़े नहीं गए। अशफाकुल्ला खान कई दिन फरार चले थे। अशफाकुल्ला खान जब फरार चल रहे थे ना, तो जयपुर रुके थे। कहां रुके थे? और जयपुर उनको रखने वाले थे अपने अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने खुद ने क्रांति व्रांति छोड़ दी थी, पर भाइयों को पनाह तो दी जा सकती है। अब उस बात को वापस याद करो कि ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोही को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा प्रजामंडलों से शरण भी दे सकता है। पढ़ा था हमने? इसका मतलब ये जयपुर वाले नेता उनको शरण तो दिया करते थे। तो अर्जुन लाल सेठी ने किसको शरण दे दी थी?